ये है के जैकबोर्ड क्लास 10 साइंस कर चैप्टर है के अनुवांशिकता। ठीक है, इकर में अध्याय वाला सवाल जब आपके देखो पामे अनुवांशिकता एवं जैव विकास एखन करंट में तो चेंज हो है। इकरे सवाल के काम करते पर पहला सवाल का थे मेंडल एगो प्रयोग कर रहे मटर पर। ठीक है, बैगनी पुष्प थे माने उकर फूल जरे से बैगनी रहे और संकर बौने पौधों जिसके सफेद पुष्प थे। अरे एगो कर सफेद पुष्प रहे उके संकरण करवा लग। ठीक, तो इकर से नया एगो पैदा होलक बैगनी रंग के थे। सभी पौधों में पुष्प बैगनी के थे किंतु उसमें लगभग आधे बौना थे। इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकता रचना क्या थी? टीटी डब्ल्यू डब्ल्यू, टीटी छोटका डब्ल्यू डब्ल्यू, टी बोर्ड छोटका टी, डब्ल्यू बोर्ड छोटका डब्ल्यू, टी बोर्ड छोटका टी, डब्ल्यू बोर्ड डब्ल्यू। तिकर में का वाला है तो इकर उत्तर हो जाई टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू। इस टाइप का है। ठीक है, कि देख ले तो समझ में आए जी। समझात अंगों का उदाहरण कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप के समझात अंगों का उदाहरण तो सबे है कर ऑप्शन में रहे जितना रहे। अगला है विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो के कर से है चीन के विद्यार्थियों से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चीन के विद्यार्थियों से समानता है। अब देख चौथा सवाल का था एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं आंखों में हल्के रंग के लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर का व्याख्या करें। देखिए उत्तर नहीं, ये बताना संभव नहीं है आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। दोनों प्रकार के विकल्प का पता न हो ऐसा संभव है कि जन यानी माता पिता दोनों ही में विकल्प हल्के रंग की आंखों का हो। लक्षण प्राकृतिक दोनों जनकों यानी माता पिता से वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीव अप्रभावी हो। अतः हम केवल माने कि सिर्फ अनुमान लगाया जा सके। जैसे माता पिता का रहे तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा के दूसरे है गुण जरूर जुटी लेकिन परफेक्ट एक लगे संभव ना, सिर्फ अनुमाने हमें लगा सकेला। ओकर आँख उसन है तो इकरो इसने हो वैसन कोई जरूरी नखे। अगला देख जैव विकास तथा वर्गीकरण के अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है? जैव विकास तथा वर्गीकरण न विभिन्न जीव के समानताओं। जैव विकास माने वर्गीकरण हमें करेगा दो स्पीशीज के बीच माने लक्षण जिसका समान होता है उसको एक जगह कर देते हैं तो उसका संबंध भी उसी तरह होता है, निकटता संबंध रहता है। तो अधिक समानताएं होगी उद्धव अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा माने समान प्रजाति के हमें वर्गीकृत कर दे मतलब अध्ययन में आपस में कर ले आसान होला से ले। तो यह गलत जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में परस्पर संबंधित है। ठीक है, मतलब ऊपरे समान पूर्वजों से हुआ है इसका उद्भव। निकटतम माने कुछ समानताएं मिलते जुलते रहता है, विभिन्नताओं के आधार पर ही उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो वह स्पीशीज के बीच जितना अधिक अभिलक्षण समान होंगे उसका संबंध भी उतना ही निकट होता है और जितनी अधिक समानताएं होगी उसका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। अगला सवाल समझात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देख सकते। समझात अंग माने होमोलोगस ऑर्गेन्स, ऐसे अंग जिनका समान आधारभूत संरचना होता है लेकिन कभी कभी कार्य भिन्न भिन्न होता है। तो समझात अंग हो गया जैसे मेंढक हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य के अग्रपाद में अस्थियों का समान आधारभूत संरचना होता है परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होता है। और समरूप माने एक समान कार्य करता है, संरचनात्मक रूप से भिन्न होता है। तो समरूप अंग हो गया, हमने काम एक समान ही कर्म। ठीक, आगे कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाना है। कुत्ता कर खाल कर प्रभावी रंग मान ले सफेद हुई कि कैसन है। तो F1 पीढ़ी से मान लो सभी कुत्ते सफेद रंग का हुआ,
मादा फिर उसको किया, 2 युग्मक मिल गया मादा का संकरण हुआ दूसरा पीढ़ी में, तो ओकर कैसन हो गेलक या देख, सफेद खालकर 3 अनुपात हो गेलक और काली खालकर 1 अनुपात हो गेलक। माने सफेद खालकर 3 और काली खाल वाला 1। माने इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी सफेद रंग कर हुआ, तो रंग सबका F1 पीढ़ी में सफेद सफेद हुआ, फिर F2 फिर उसका सफेद का काले के साथ संकरण हुआ, तो F2 पीढ़ी में सफेद और काले के बीच का अनुपात 3:1 हो गया। मैंने बीच में सफेद, फिर सफेद काला, फिर काला, फिर सफेद, इस तरह से मैंने प्रभावी रंग सफेद। अगला सवाल, विकासशील संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? तो विकासशील संबंध स्थापित करने में क्या क्या महत्व है? देख, पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जीव का उद्भव पहले तथा किसके बाद है। मतलब जो ज्यादा नीचे है ओकर बाद में हो है, नहीं पहले है ओकर हो जाए खत्मा, ओकर बाद जे खन नजदीक में होकर पहले हो है, नहीं नजदीक है ओकर बाद में है नहीं। अब देखो, फॉसिल डेंटिंग की विधि से भी जीवाश्म का समय का निर्धारण किया जाता है। जीव के समय काल का पता चलता है। माने फॉसिल काल माने कौन समय में ये वाला जीवाश्म कर अस्तित्व रहे। जीवाश्म यानी आर्कोयोपेरेटिक्स पेरिक्स में 2 प्रकार के स्पीशीज पाए जाते हैं। एक कड़ी जो लिंग को दर्शाते हैं, है ना। माने ये सब प्रोसेस है कि जीवाश्मों के जीवों में उनके पूर्वजों के बीच विकास से विशेषज्ञों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। यह सब इकर महत्व है। माने पता चलता है कि कितना दिन पहले ये जीवाश्म था। जीवाश्म मतलब कितना दिन पहले वो मन जीवित रहे, फिर मर गए, दुनिया से विलुप्त हो गए, वो सब पता चल जाए कर। ये सब फायदा है। जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स। अगला सवाल है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवाश्म की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? तो स्टैनले एल मिलर एवं हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में एक प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से वातावरण को निर्मित कर रहे हैं जो प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। माने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु रहे कर में और ऑक्सीजन कर नहीं रहे। पात्र में जल भी था, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ताप पर रखा गया, तो गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली, 1 सप्ताह के बाद 15% कार्बन यानी मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गया। इसमें अमीनो अम्ल के संश्लेषित हुए प्रोटीन के अणुओं का निर्माण हुआ। हम जानते हैं कि प्रोटीन जीवन का आधार है, अतः हम कह सकते हैं जीव के जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। मतलब क्या कहते हैं, कुछ कुछ गैस माने नहीं मिलजुल के, जैसे मान लो प्रोटीन बना ले तो उकरे से तो हमर अथी जीवन के उत्पत्ति धीरे धीरे अकार्बनिक पदार्थ बन गए है नहीं। उस टाइप कर जीवन की उत्पत्ति किस तरह हुआ। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास के वो किस प्रकार प्रभावित करता है। लैंगिक जनन के बारे में पूछे थे। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक के डीएनए प्रकृति होती है, जिस कारण बहुत अधिक समानताएं होती, जैसे गन्ने के पौधे, इनमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं प्राकृतिक बनने के दौरान त्रुटियां के कारण होती है, जो बहुत कम होती है। ठीक है ना, अलैंगिक में। परंतु लैंगिक जनन 2 जनक के युग्मों से प्राप्त डीएनए से संलयन से होता है। जैसे कि संतति में बहुत अधिक विभिन्नताएं आ जाती है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चयन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहता है विभिन्नताएं, अनुकूल विभिन्नताएं नई प्रजाति के रूप में विकसित होती है। मतलब विभिन्नताएं वंशानुगत होती है तथा जैव विकास को प्रभावित करती है।
अलैंगिक वाला प्रभावी नहीं करता है और लैंगिक वाला प्रभावी करता है ना। इसमें लैंगिक जनन के 2 जनक के युग्मकों से प्राप्त डीएनए से संलयन होता है इसमें, ठीक है, नर मादा लैंगिक वाला में, ठीक। तो इसी तरह से जीवों के विकास में किस प्रकार प्रभावित करता है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास का वंशानुगत होता है, ठीक है, एक वंश से दूसरा वंश में। फिर अगला सवाल है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा अनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो लैंगिक जनन की क्रिया में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बांटे जाते हैं। जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता का और आधे गुणसूत्र माता का आपस में संयोजित हो जाते हैं, यानी नर से 23 गुणसूत्र और मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं तथा बराबरी की भागीदारी होती है। यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी के लक्षण विभिन्नताएं आती रहती है, माने आधा नर कर आधा मादा कर मिल। अगला सवाल है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी व्यष्टि के लिए उपयोगी होते हैं समष्टि में अपने अस्तित्व बनाए रखती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? हाँ, वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपने अस्तित्व बनाए रखती है। उत्तरजीविता में लाभ वाली विभिन्नताएं का तो प्राकृतिक चयन होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान ले केवल एक हरे भूंग थे और कौवा हरी पत्ती के हरे भूंग को नहीं देख पाते हैं, अर्थात इन्हें नहीं खा पाते हैं, जिससे श्रृंगों की सृष्टि में लाल भूंगों की समष्टि की अपेक्षा हरे भूंगों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात लाल भृंग तथा नीले भृंग की तुलना में हरे भूंग के लिए उत्तरजीवित सर्वाइवल के लिए लाभ है। माने कौआ जो रहन से हरियर वाला के नहीं खेक पा रहे हैं, लाल वाला के माने देखे के नहीं पा रहे ना, तो ओकर बढ़ जाएला ओकर संख्या, है ना। तो हो गेलक हरे भूंग जो उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए लाभ यही है। चल, लाभ हानि के साथ ही वाला पाठ खत्म होता है। पॉज करके पढ़ के समझो, नहीं समझो तो फिर से पढ़ो।